बालाजी लॉ चैम्बर में आपका स्वागत है। आप होंगे अगले एडीपीओ के। आज की सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860। आप सभी से निवेदन है कि कृपया बेयर एक्ट साथ में रखकर वीडियो देखें। साथियों, हम यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप प्रथम विधि आयोग में किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। भारतीय दंड संहिता 1860 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 में 23 अध्याय एवं 511 धाराएं हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अध्याय 1। अध्याय 1 में कुल 5 धाराएं दी गई हैं। धारा 1, इसमें संहिता का नाम, उसकी प्रवर्तन का विस्तार दिया गया है। संहिता की धारा 2 यह उपबंधित करती है कि जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। धारा 3 के अनुसार जो कृत्य भारत में अपराध माना गया है वह भारतीय नागरिकों द्वारा भारत के बाहर किए जाने पर भी अपराध माना जाएगा और इसके लिए भारतीय दंड न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते कि जिस देश में अपराध हुआ है वहाँ स्थित भारतीय राजदूत ने प्रमाणित कर दिया हो कि उस व्यक्ति के द्वारा वह अपराध किया गया है एवं उसका विचारण किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा विचारण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संहिता की धारा 5 के अनुसार कोई विशेष विधि या स्थानीय विधि की उपधाराओं पर प्रभाव नहीं डालती है। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अध्याय 2। आईपीसी के अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर धारा 52 क में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है। धारा 8 में लिंग को परिभाषित किया गया है। इस संहिता के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वहाँ हर व्यक्ति के बारे में लागू होता है, चाहे वह नर हो या नारी। धारा 10 पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, तो वहीं स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। अर्थात पुरुष चाहे 1 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष का हो या स्त्री चाहे 1 वर्ष से लेकर किसी भी आयु तक की हो, वह स्त्री ही कहलाएगी। आगे हम देखते हैं धारा 17। धारा 17 केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की द्योतक है। धारा 21 में लोक सेवक शब्द को बताया गया है। धारा 22 जंगम संपत्ति को परिभाषित करता है। जंगम संपत्ति शब्दों से अर्थ है इसके अंदर हर भांति की कोई मूर्त संपत्ति आती है। उदाहरण के रूप में हमें इस प्रकार समझ सकते हैं। जंगम संपत्ति के अंतर्गत मूर्ति, पशु, पक्षी, किसी वाद के अभिलेख, कागज पत्र, कोई मूल्यवान प्रतिभूति आदि आती है। लेकिन जैसे कि ज़मीन, मकान, बिजली, ये जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। आइए अब देखते हैं धारा 23। धारा 23 सदोष लाभ सदोष हानि। सदोष लाभ का अर्थ है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। वहीं सदोष हानि का अर्थ होता है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। आगे हम देखेंगे धारा 24 बेईमानी शब्द को, धारा 25 कपटपूर्वक शब्दों को परिभाषित करता है। अब हम देखते हैं धारा 29। धारा 29 दस्तावेज को परिभाषित करता है। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय जिसको कि किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा उस पर अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो,
और जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इस अध्याय में वर्णित 29 का बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अवश्य याद रखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड L में बताया गया है। ठीक है। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। धारा 31 में विल शब्द को परिभाषित किया गया है। विल का अर्थ है वसीयत का दस्तावेज। धारा 34 ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को परिभाषित किया गया है। धारा 39 में स्वेच्छया शब्द को परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कार्य करता है, यह तब कहा जाता है जब उन साधनों द्वारा कार्य करता है जिनके द्वारा उसे उस कार्य का होना समझ में आता है कि यह कार्य हो ही जाएगा। धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 41 में विशेष विधि, धारा 42 में स्थानीय विधि, धारा 43 में अवैध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो वहीं धारा 52 भी अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें सद्भावनापूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है तथा धारा 52 क में संश्रय शब्द को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आईपीसी के अध्याय 2 तक आज हम समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अगर संभव हो सकेगा तो आगे की धाराओं को भी देखेंगे। दोस्तों, आपको यह क्लास कैसी लगी अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।